हाय फ्रेंड, जैसे कि आपने कल देखा था पेपर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपने देखा था। आज आपको देखने को मिलेगा पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है। क्योंकि पेपर सेकंड के अंदर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, क्योंकि जब हम पेपर सेकंड हम पढ़ रीड आउट कर लेते हैं अच्छी तरह से। आप समझेंगे पेपर सेकंड क्या, जब हम लक्ष्मीकांत पूरी रीड आउट कर लेते हैं या हम हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पूरी रीड आउट कर लेते हैं, तो क्या है, दोनों कन्वर्ज करके ही ये पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो पूरा पूरा इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे कि आपको बिल्कुल इजीली तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें इंडियन नेशनलिज्म में आपको मैंने बता दिया, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो आपको पता ही है, पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि जब हमारे देश 1947 में जो फ्रीडम हुआ था उसके लिए कौन कौन सी स्टडीज़ को अपनाया गया था फिर फ्रीडम होने के लिए। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, बहुत बड़े लेवल पर सत्याग्रह का ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला था ये भी गांधी जी के द्वारा ही चला गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी हमारे गांधी जी के द्वारा ही, जो मोहनदास करमचंद्र गांधी जो हैं उनके द्वारा ही ये तीनों मूवमेंट चले गए थे। वो भी बहुत हुज लेवल पे चले गए थे, बट कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट थे जो फेल होते चले गए थे, जैसे कि काकोरी हत्याकांड। उसमें क्या हुआ था कि 22 पुलिस वालों को जलाकर मार दिया गया था। उस सिचुएशन में जब गांधी जी ने देखा कि इनके ऊपर काफ़ी बड़ा मतलब इम्पैक्ट, मतलब इनके ऊपर बैड इम्पैक्ट हो सकता है, तो उन्होंने वो क्या करा कि जो काकोरी हत्याकांड था उसके जो हमारा मूवमेंट चल रहा था उसे हमने वापस हमने अपनी तरफ ले लिया था, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों को अपनी अपनी जान नहीं देनी पड़े। ओके, तो गांधी जी बहुत इमिनेंट पर्सन थे और काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन थे। वो आगे तक की सोच कर चलते थे, किस तरह से देश आज़ाद हो, किस किस तरह से हमें किस टाइम पे कौन कौन सी डील करनी है, ये सब गांधी जी को उस टाइम पता था। उनके साथ में चलने वाले का जो जो टाइम पीरियड उनके कंटेम्प्रेरी जो लोग थे, उनका नाम है एम एन रॉय और उनका नाम है, क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि बाद में चल के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी बनते हैं। ओके, मिलिट्री एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, आपको पता है मिलिट्री एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या है। जब आरएनए बनती है, आरएनए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट मतलब रिवोल्यूशनरी नेशनल मूवमेंट जो हमारे वो क्या ना सुभाष चंद्र बोस उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल जो रोल प्ले करता है कि हमारे फ्रीडम के अंदर। ओके, पीजेंट एंड द वर्कर द वुमेन, सबसे स्टूडेंट अच्छे लगते हैं पीजेंट द वर्कर मूवमेंट। ये क्या है, इनके पास में ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, बस चल दिए साथ में हाथ में लाठी लेकर, और गांधी जी साथ में हाँ कांधे से कांधा मिलाकर। तो यही तो चीज़ थी हमारे जो इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइज एक यूनिटी को एक साथ जोड़ती थी, जो कि अंग्रेजों को भगाने के लिए कामयाब रही थी। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ चलकर चल रहे थे। उस टाइम सबसे स्पेशल दिन था 1947 का, जब हमारे देश को फिर फ्रीडम मिली, और सब काफ़ी मतलब कि लोगों ने यूनिटी के साथ में साथ दिया। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्हें यूनिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे जो स्टेट को उन्होंने मर्ज करा था इंडिया के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करना है सेकंड पॉइंट, इसका बी पार्ट जो है प्रिजर्व द इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको पता ही नेशनल मूवमेंट कौन से हैं, लिबरल, सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल एंड ह्यूमनिस्ट एंड दलित। अब ये क्या है, आप कहेंगे भाई कि ये क्या चीज़ है। नेशनल मूवमेंट के अंदर लिबरल एक अप्रोच होती है, उदारवाद की अप्रोच, जो कि दूसरे लोगों को जो अफर्मेटिव अप्रोच हम प्रोवाइड करते हैं वो लिबरल लोगों को भी अप्रोच करते हैं। सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट इंडिया में सोशल फिनोमिना, उसके उसके अंदर में लोगों को भी जो मार्जिनल सेक्शन होते हैं उनको भी ये यहाँ तक कि एक बेसिक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल अप्रोच, जो कि डायरेक्टली कुछ चेंज करना चाहते हैं। रेडिकल एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच वो हैं डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं विदाउट एनी ह्यूमिलेशन, जो भी आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, रेडिकल अप्रोच एकदम से अप्रोच स्टार्ट करना चाहते हैं। आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला हमारा। ओके, सेकंड पार्ट में क्या है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, कौन कौन से पार्ट थे शुरू के, जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसमें कौन कौन से पार्ट इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे, और बाद में हमने कौन कौन से इसमें पार्ट ऐड करे वो आप देख सकते हैं। तो लिखिए चीज़ एज द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल था 1935 का रूल था, उसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स है जो हमने बोरो किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और हमारे लिजिस्लेशन है ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं आज भी। ओके, डिफरेंट सोशल एंड द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंड सोशल पॉलिटिकल
पर्सपेक्टिव ये क्या है, डिफरेंट उनकी जो ब्रिटिश रूल की जो डिफरेंट पॉलिटिकल से पार्टीज थी उनके पॉलिटिकल फिनोमिना था, और आज का जो हमारा पॉलिटिकल फिनोमिना बिल्कुल ही अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देखने को मिलता है। साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे मेन चीज़ है। अब साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जैसे कि 1 1 1 2 390 और 5 जो हमारे पास जो आर्टिकल है और चैप्टर हमारे पास चैप्टर 32 हैं, उसके अंदर क्या साइलेंट फीचर एक साथ ही दिखा दिए गए हैं। क्या साइलेंट फीचर के, जैसे कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो हमारे पास सिटीजन राइट्स है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और सबसे मेन चीज़ है कि प्रीएम्बल भी आता है, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ and the direct principle of state policy, parliamentary system amendment procedure, जुडिशियल रिव्यू आपको पता होगा। अब जुडिशियल रिव्यू मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी कोई एक जज ने कोई जजमेंट पास करा, उसका एक रिव्यू होता है जो जिसमें प्रेसिडेंट 142 आर्टिकल है 1A के अकॉर्डिंगली वो उनसे बिल्कुल ही मतलब कंसेंट कर सकता है कि इसके ऊपर किस तरह का रिव्यू प्रोवाइड किया गया है आपके द्वारा, वो आपको बताना होता है। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर केस वतन भारती का केस था, उनके अंदर क्या है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब सेंटर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मेकिंग द पार्लियामेंटल लॉ, बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो डिफाइन नहीं है, वो डिफाइन नहीं है। ओके, तो साइलेंट फीचर ये मैं छोटे छोटे पार्ट जो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। ओके, बहुत ईजिली तरह से इसके में एक एक चीज़ एक बारी की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस का भी रनिंग चल रहा है। ओके, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब ये क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन होता है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। तो यूनियन गवर्नमेंट से हमारा इसके अंदर हम देखते हैं कि ये एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, जुडिशरी फॉर्म। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो भी वर्क हम प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली किया जाता है, प्रेसिडेंट की कंसेंट पे कहते हैं, वो एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं। लेजिस्लेटिव क्या है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनके अंडर में यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं, तो वो एक क्या लेजिस्लेटिव फंक्शन, जैसे कि हमारे कुछ भी इसमें अमेंडमेंट में कुछ भी चेंज करना हो या आर्टिकल्स में कुछ भी चेंज करना हो या कुछ आर्टिकल विदाउट एनी बेसिक स्ट्रक्चर जो भी चेंज इन द फॉर्म एंड लेजिस्लेचर में जो भी कुछ भी इसका मेकिंग लॉ होते हैं वो बनाना होता है, तो सब इसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो इसके अंदर रहती है, जो कि अपना जजमेंट पास करती है, वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह या सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट सब इसके अंदर आते हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है अंदर, एक्चुअल वर्किंग ऑफ द ये भी यही है बिल्कुल सेम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट। ये आपको मैंने बता दिया कि ये एक ही चीज़ है। तो आपको इसमें बिल्कुल ही आपको जब भी इसे पढ़ेंगे तो आप डिफरेंट करके इसे पढ़ेंगे, मगर दोनों के साथ ही पढ़ना होगा आपको। और ग्रास रूट डेमोक्रेसी, आप तो सबसे बेस्ट चीज़ है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो कि है पंचायती राज, जो कि हमें ग्रास रूट से लेकर मतलब बॉटम अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच तक हमें चलती है, जो कि जीएसटी हो गया या प्लानिंग का, सॉरी जीएसटी भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, या इसमें आप नीति आयोग को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि जो बॉटम अप्रोच टू टॉप डाउन अप्रोच चलती है, जैसे पंचायती राज, म्यूनसिपल गवर्नमेंट। पंचायती राज को कौन से में आता है, शेड्यूल 11 में। म्यूनसिपल गवर्नमेंट कौन से में आती है, और शेड्यूल 12 में। सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ग्रास रूट मूवमेंट, या आप देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं आप किसके बारे में बात कर रहा हूँ। स्टैचुरी इंस्टीट्यूशन। अब स्टैचुरी इंस्टीट्यूशन क्या होती है, जो ये स्टैचुरी में पास होते हैं, क्या एक बिल आता है एक पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर कंसेंट होती है और फिर वो जो बिल जो होता है वो एक्ट बन जाता है, बट उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं करते, और उसे बोलते हैं स्टैचुरी कमीशन। जैसे इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, फाइनेंशियल कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल एंड कास्ट एंड द नेशनल राइट कमीशन एंड द नेशनल बैकवर्ड कमीशन। ओके, स्टैचुरी इंस्टीट्यूशन कमीशन ये क्या होते हैं, ये जो सॉरी मैंने जब गलत बोल दिया था पहले, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड है। ये स्टैचुरी क्या है कि एक्ट बन गया और डायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे सारे वर्क करते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट मिल जाता है। ओके, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको पता है, फेडरलिज्म मतलब संघवाद का ढांचा, सेंट्रल स्टेट के साथ वर्क करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंदर आता है हमारे पास चैप्टर 11 के अंदर ये बताया जाता है कि फेडरलिज्म कौन से किस तरह से चलता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन
और ये रीजनल एस्पिरेशन, इंटर स्टेट डिस्प्यूट। अब हम बता दूँ इंटर स्टेट क्या होता है, एक इंटर होता है, एक इंटर होता है। इंटर होता है जब दो स्टेट को, जैसे कि यूपी और हरियाणा को मिला, तो दो स्टेट है, ये इंटर स्टेट हो गए। इंटर स्टेट जैसे यूपी के अंदर ही इंट्रा, मतलब कि यूपी के अंदर लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ इंटर स्टेट होता है, इंट्रा। ओके, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नेहरूमियन गांधीयन एक्सपेक्ट रोल ऑफ द प्लानिंग एंड द पब्लिक सेक्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमारे पहले 1960 के टाइम में हुआ था। एग्रीकल्चर रिलेशनशिप, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये भी रिफॉर्म के ऊपर ही था। ओके, तो आप इसमें चेक कर सकते, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो चला था, वो कास्ट, रिलीजन, एथनिकल एंड पॉलिटिक्स, ये क्या है, सोशल जस्टिस के ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है। फिर कास्ट, रिलीजन, एथनिकल एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको कास्ट पता है, रिलीजन पता है, और एथनिकल वैल्यू पता है आपको। एथनिकल वैल्यू जो हमारे बिहेवियर के डेवलप होती है, पार्टी सिस्टम, ये तो बिल्कुल हर किसी को पता है। पार्टी सिस्टम, पार्टी का जैसे बिहेवियर होता है, क्या एक स्लोगन होता है हर पार्टी का, नेशनल एनडीए का भी है, यूपीए का भी है। एनडीए में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए का यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस। ओके, यूपीए तो नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजिकल होती है। पैटर्न ऑफ द कोalition पावर, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप को पता है, जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं या कुछ जैसे स्ट्राइक होते हैं, प्रेशर करते हैं, उनका भी फीडबैक का भी मिलना ज़रूरी है। प्रेशर ग्रुप का भी, उनकी भी बात को यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया था, और उनकी बात को भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है। ट्रेंड एंड इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल टू लेजिस्लेटर। ओके, आपको पता है सोशल मूवमेंट तो सबसे बेस्ट है। और सोशल मूवमेंट कहेंगे आप, ये क्या है भाई, सोशल मूवमेंट जो हमारे जो 1944 से पहले चले हैं, और 1947 से पहले भी था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में सोशल मूवमेंट चलते हैं, जैसे कि सिविल लिबर्टी, ह्यूमन राइट मूवमेंट्स, वुमेन मूवमेंट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट। ये मूवमेंट्स जो है चलते ही रहते हैं कभी ना कभी। जैसे फार्मर मूवमेंट्स स्टार्ट है, उससे पहले शाहीन में मूवमेंट था, और इससे पहले कि काफ़ी सारे मूवमेंट, चिपको मूवमेंट्स है, चिपको आंदोलन, सारे मूवमेंट्स इसके अंदर ही रहते हैं। तो ये था कि आज का हमारा टॉपिक पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो हमने आज यहाँ पर बिल्कुल फिनिश कर दिया है। कल हम पढ़ेंगे पेपर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर नहीं लगी हो अच्छी, कुछ इसमें गलती हो गई है, कुछ मैंने तेज़ बोल दिया है, तो आप इसका फीडबैक ज़रूर देना। अगर आपको वीडियो तेज़ लगी हो, बोलने में मेरी आवाज़ स्पीड लगी है, तो आप इसमें क्या करना है कि आपको इसमें वॉइस को आपको कम करना है और आपको सुनना है। और आपको मेरी आवाज़ कम लगी हो तो आपको यहाँ पर स्पीड तेज़ करके सुन लेना है। ओके, तो मैं आपका बहुत बड़ा मतलब थैंक्स फॉर द गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल फ्रेंड।